नमस्कार दोस्तों, मैं निगत बिष्ट देवभूमि क्लासेस की ऑनलाइन कार्यशाला नॉलेज फैक्ट्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण प्रकरण या बिंदु, जिसका नाम है बंगाल विभाजन। आज हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने क्यों बंगाल विभाजन किया और इसके पीछे उनके वास्तविक कारण क्या थे। देखो दोस्तों, मैं पहले बड़े सरलता के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, जैसे कि हमें पता था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका था, जो कि आज भारत में कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस जिस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई ए.ओ. ह्यूम, हम हर्मिट ऑफ शिमला जिसे हम कहते हैं, उनके द्वारा, तो यह देखा गया कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस जो दल था वो बंगाल वाले इलाके में ज्यादा एक्टिव था पहले से ही। ऐसा क्यों? एक कारण तो इसका ये था कि 1905 के समय भारत की राजधानी जो थी कलकत्ता थी, और 1911 में दिल्ली बनने की घोषणा होती है राजधानी की, और जो 1912 में बनती है। यानी 1905 तक जितने भी प्रशासनिक कार्य अंग्रेजों द्वारा किए जाते थे वो कहाँ किए जाते थे? कलकत्ता वाले इलाके में। और कांग्रेस पार्टी भी वही एक्टिव थी। और बंगाल जो एक प्रांत के रूप में अगर हम देखें तो बंगाल पहले से ही एक बहुत समृद्ध प्रांत रहा है, और आर्थिक दृष्टि से भी या राजनीतिक दृष्टि से भी, या हम राजनीतिक चेतना की बात करें या वहाँ आर्थिक चेतना की बात करें, तो ये सभी चीजें पहले भारत में जिस प्रांत में आई वो बंगाल था। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज के बंगाल की बात करें और उस समय के बंगाल की बात करें तो इन दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। क्योंकि आज के बंगाल में हमको खाली वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल दिखता है, लेकिन उस समय के जो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो उस समय के पश्चिम बंगाल में हमें आज का बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इन सभी को मिलाकर एक बहुत बड़ा प्रांत बनता था, और उस प्रांत का नाम था बंगाल। दोस्तों, 1905 के समय जहां भारत की कुल जनसंख्या 40 करोड़ के समथिंग थी, वहीं अकेले एक बंगाल प्रांत की जनसंख्या 8 करोड़ से ज्यादा थी। तो अंग्रेजों ने जो इसके विभाजन का कारण दिया, अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, और अगर एक बहुत बड़ा प्रांत है तो कहीं ना कहीं हमें क्या हो रहा है, इसका जो प्रशासन चलाने में हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम बंगाल का विभाजन कर दें। तो ये बहुत अच्छी बात थी। अगर हम दोस्तों अगर ऐसे देखें कि अगर उन्होंने ऐसा कहा कि भैया बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इसका प्रशासन चलाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो ठीक था। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे उनकी वास्तविक जो इच्छा थी वो कुछ और ही थी। वो चाहते थे कि बंगाल को उन्होंने ऐसे नहीं बांटा। दोस्तों, बंगाल को हम ऐसा नहीं कह सकते कि बंगाल को उन्होंने प्रशासन की दिक्कतों की वजह से बांटा, बल्कि उन्होंने बंगाल को धर्म के अकॉर्डिंग बांटा। उन्होंने बंगाल को इसलिए बांटा ताकि बंगाल में रहने वाले लोग जो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं वो बढ़ जाए। अब दोस्तों, हम जानेंगे, उससे पहले थोड़ी सी चीजें जानेंगे, और इन जो बंगाल विभाजन थे उस बंगाल विभाजन में किन 3 लोगों का प्रमुख रूप से हाथ था, उन 3 लोगों का भी हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। क्योंकि जो बंगाल विभाजन जब हुआ उसी के बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और वो वही मुस्लिम लीग थी जिसके कारण 1947 में भारत आजाद होने के बाद एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना। तो इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। देखो दोस्तों, जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, उस समय भारत का वायसराय जो था, वायसराय था लॉर्ड कर्जन, और बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो लीथ फ्रेजर था, और गृह सचिव रिजले थे। तो ये इन तीनों की ही मिली भगत थी, जिसके कारण हमें आज बंगाल विभाजन देखने को मिला। और उस बंगाल विभाजन से उपजी आग आज 100 साल से ज्यादा के समय में भी चलती आ रही है, और आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता है। दोस्तों, तो ये वायसराय हो गया लॉर्ड कर्जन, गवर्नर हो गया लीथ फ्रेजर, और उस समय के बंगाल की अगर हम बात करें तो मैंने कहा उस समय के बंगाल में क्या क्या आता था। उस समय के बंगाल में बिहार आता था, उड़ीसा आता था, वेस्ट बंगाल आता था, और आज का बांग्लादेश। यानी इतना बड़ा प्रांत था कहीं ना कहीं बंगाल। ठीक, अब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है कब? 20 जुलाई 1905।
अगर मैंने कहा बंगाल विभाजन के कारण क्या थे, तो अंग्रेजों ने दिए थे कारण कि हम प्रशासनिक असुविधा हो रही है, हमें इतने बड़े प्रांत को चलाने में असुविधा हो रही है, इसलिए हम इसका विभाजन करना चाहते थे। लेकिन वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण ये था कि बंगाल में जो राजनीतिक चेतना जाग रही है, जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रभाव को कम करना है और हिंदू और मुसलमानों को क्या करना है? बांट देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों अंग्रेजों को ये बात पता थी, क्योंकि 1857 की क्रांति में भी हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने भारत के, जब हम जिसे हम कहते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वहां बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो उन्हें ये पता था कि अगर भारत में ये दो कम्युनिटी अगर एकता के साथ रहती हैं तो भारत में हम अधिक समय तक राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना पहले इन दो कम्युनिटी को ही आपस में तोड़ा जाए। तो पहले उनका अगर हम वास्तविक कारण अगर हम उनका जाने तो उनका जो वास्तविक कारण था कि हिंदू और मुसलमानों को बांटना, और दूसरा कि जो बंगाल वाले इलाके में या भारत वाले पूरे इलाके में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को कम करना। ठीक, अब मैंने क्या कहा, उस समय का बंगाल देखो इतना बड़ा प्रांत है, उसमें क्या क्या आ रहा है? उसमें बिहार आ रहा है, उसमें झारखंड का थोड़ा हिस्सा आ रहा है, उसमें उड़ीसा आ रहा है, उसमें वेस्ट बंगाल आ रहा है, और उसमें आज का बांग्लादेश पूरा, यानी इतना बड़ा प्रांत है। ये पूरा प्रांत क्या था? ये पूरा प्रांत उस समय दोस्तों बंगाल था। ठीक, और उन्होंने इसके कारण क्या दिए? इसको बांटने के कारण उन्होंने दिए प्रशासनिक असुविधा, लेकिन वास्तविक कारण क्या था वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, अब जैसे ही दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, 19 जुलाई 1905 को डिस्कशन होता है उनका पहले, और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। अब जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा होती है तो दोस्तों इससे पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल हो जाता है, और उस आक्रोश के माहौल के बाद इस बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है, राखी दिवस मनाया जाता है, लोगों द्वारा, हिंदू और मुसलमान लोगों द्वारा शोक दिवस, राखी दिवस मनाया जाता है, और जो धार्मिक लोग थे उनके द्वारा उपवास किया जाता है, और मैत्री दिवस मनाया जाता है, और हम देखते हैं कि जन एकता दिवस भी इसी समय मनाया जाता है। दोस्तों ये जो राखी दिवस है, इस राखी दिवस को मनाने की जो प्रेरणा दी थी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरे बंगाल से आग्रह किया था कि इस दिन को हम क्या ना करें, इस दिन को हम शोक दिवस के रूप में न मनाएं, बल्कि इस दिवस को हम राखी दिवस के अवसर पर मनाएं, और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधें, जिससे उनके मध्य क्या हो, भाईचारा और सौहार्द बढ़े। ठीक, तो दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में ये तुम्हारा क्या होता है, ये राखी दिवस या उपवास दिवस या मैत्री दिवस या जन एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इसी दौरान अमार सुनार बंगला और वंदे मातरम के नारे इतने प्रिय होते हैं कि वंदे मातरम शब्द कहने पर अंग्रेजों द्वारा क्या डाल दिया जाता है, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है या यातनाएं दी जाती हैं। अब बंगाल विभाजन की घोषणा होगी तुम्हारी 20 जुलाई 1905 को, विरोध में ये दिवस मनाए गए। तो इसके विरोध में एक चीज और होती है कि 7 अगस्त 1905 को, ठीक हो गया, कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन हमें पता ही है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उसका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, व्यापार करना और लाभ कमाना। लेकिन बाद में वो व्यापार करने की दृष्टि से तो यहाँ आए थे, लेकिन भारत के कहीं ना कहीं क्या बन गए थे, राजा बन गए थे, या हम कह सकते हैं भारत की जो राजनीतिक अधिकार थे वो अंग्रेजों के पास आ चुके थे। तो ये 7 अगस्त 1905 को क्या है, हालांकि वो एक व्यापारी कंपनी है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार कमाना, ठीक, लाभ कमाना, हम ऐसा कह सकते हैं। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, और बहिष्कार का यहाँ पे नारा दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन में 2 नारे बिल्कुल फेमस होते हैं, 2 चीजें, 2 शब्द, एक स्वदेशी और एक बहिष्कार। स्वदेशी मतलब दोस्तों हम क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा भारत में निर्मित सामानों का प्रयोग करें, जिससे भारतीय व्यापारियों को लाभ हो। ठीक, अगर भारतीय व्यापारियों को लाभ होगा तो वहां काम करने वाले मजदूरों को लाभ होगा और उनके घर अच्छे से चल पाएंगे, और ऐसे जो भारत में जो मुद्रा है वो भारत के अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी। और विदेशी वस्तुओं का क्या करें, बहिष्कार करें, यानी जो बाहर से जो वस्तुएं बन के आ रही हैं या इंग्लैंड से जो वस्तुएं बनकर भारत में आ रही हैं, सभी भारतवासी उनको जला दें अगर घर में पहले से पड़ी हैं, और अगर नहीं पड़ी है तो कोई भी ऐसी नई वस्तु नहीं खरीदें। दोस्तों उस समय लोगों में देश प्रेम की भावना इतनी ज्यादा प्रबल थी कि मान लो अगर किसी के घर में शादी वाला कार्यक्रम है और अगर वहां
कोई विदेशी चीज दिख जाती थी तो जो बाराती थे बिना खाना खाए चले जाते थे, और पंडित जी को अगर कोई ऐसी चीज दिख जाती थी जो विदेशी है तो वो शादी कराना छोड़ देते थे। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं लोगों में देश प्रेम की भावना इतनी कूट कूट कर भरी थी कि स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ, बहुत सफल रहा। और इसी स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1911 में जब ब्रिटेन की महारानी मैरी और तुम्हारा जॉर्ज पंचम यहाँ आते हैं तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। तो उससे पहले हम थोड़ा और स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है और स्वदेशी आंदोलन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो जाती है, बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। और जैसे ही बंगाल विभाजन दोस्तों प्रभावी होता है तो बंगाल को बांट दिया जाता है 2 भागों में, और बंगाल को 2 भागों, मान लो ये बंगाल है तो बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक है तुम्हारा पश्चिम बंगाल और एक है पूर्वी बंगाल। अब देखो दोस्तों, पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, यानी एक हमारा जो अभी भी हमारा आज वर्तमान में एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, हम ये देखो, और यहीं से हमको एक चीज भी पता लगेगी कि ये जो तुम्हारा वेस्ट बंगाल है ये भारत के पूर्व में है, ठीक है, फिर भी हम इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। आज हम ये कारण भी समझेंगे कि क्यों वेस्ट बंगाल भारत के पूर्व में है और उसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में है लेकिन उसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, और क्यों कहते हैं हमें आज हमें पता लगेगा। और वेस्ट, जब दोस्तों इन्होंने बंगाल का विभाजन किया तो विभाजन में क्या कर दिया इन्होंने कि बिहार, उड़ीसा, ठीक, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले इलाके को एक साथ रख दिया, जिसकी राजधानी बनाई कलकत्ता। और पूर्वी बंगाल में इन्होंने असम का थोड़ा हिस्सा और पूरा ये बांग्लादेश वाला हिस्सा, इसको किसमें बांट दिया इन्होंने, पूर्वी बंगाल। यानी पूर्वी बंगाल यानी आज का जो बांग्लादेश है और असम का थोड़ा हिस्सा, इसको कहां डाल दिया गया, पूर्वी बंगाल में, और बिहार, उड़ीसा और दार्जिलिंग इसको बना दिया गया वेस्ट बंगाल। अब दोस्तों क्या किया, ये जो इन्होंने विभाजन किया था ना, ये सांप्रदायिकता के आधार पर था, धर्म के आधार पर था। कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो वेस्ट बंगाल वाला इलाका है, जो आज हमारा वेस्ट बंगाल है, यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी। यहाँ की कुल जनसंख्या 5 करोड़ थी, जिसमें से 4 करोड़ हिंदू थे और लगभग 1 करोड़ मुसलमान थे। कभी आपसे ये डाटा नहीं पूछेगा कि कितनी पब्लिक हिंदू थी या कितना मुसलमान थे, लेकिन हाँ इतना पूछ सकता है कि वेस्ट बंगाल वाले इलाके में क्या थे, हिंदू बहुसंख्यक थे, और पूर्वी वाले बंगाल वाले इलाके में मुसलमान जो थे बहुसंख्यक थे, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख जो थे मुसलमान थे। तो यहाँ पर मुसलमान क्या थे, बहुसंख्यक थे, और हिंदू क्या हो गए तुम्हारे, अल्पसंख्यक हो गए। तो कहीं ना कहीं हमें ये स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि विभाजन ना तो प्रशासनिक असुविधा के आधार पर हुआ है, ये विभाजन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार नहीं हुआ है, ये विभाजन हुआ है किसके अनुसार, ये विभाजन हुआ है धर्म के अकॉर्डिंग, सांप्रदायिकता के अकॉर्डिंग। अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों पर क्या डालना चाहते थे, फूट डालना चाहते थे। और दोस्तों जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है, जो तुम्हारे लॉर्ड कर्जन होते हैं ये जाते हैं वेस्ट बंगाल, ये तुम्हारा पूर्वी बंगाल वाले इलाके में, पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका थी, इस वाले इलाके में जाते हैं और वहां के मुसलमानों से कहते हैं कि जो ये कांग्रेस पार्टी है ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये मुसलमानों के हितों की पार्टी, हितों के बारे में बात करने वाली पार्टी नहीं है, ये केवल कुछ हिंदुओं का या कुछ सूक्ष्मदर्शी या कुछ सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, और मुसलमानों की जो जरूरतें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो आपको एक अलग से लीग बनानी चाहिए, और उसके बाद ही हमें दोस्तों 1906 में हमें क्या मिलता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है, ढाका में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कौन करते हैं, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अभी तक जो भारतीय राजनीतिक आंदोलनों को बढ़ा रही थी वो कांग्रेस पार्टी थी, और 1906 में देखो कहीं ना कहीं दोस्तों हिंदू और मुसलमानों में खटास पैदा करने में ये लोग सफल रहे, और 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और ये वही मुस्लिम लीग है जिसके कारण आज हमारे देश का क्या हुआ, एक पाकिस्तान 1947 में एक नया पाकिस्तान, मतलब एक नया देश हमारे प्यारे भारत से टूटकर अलग हो गया। ठीक, अब देखो मैंने एक बात और छेड़ी थी यहाँ पे कि ये वेस्ट बंगाल जो वाला इलाका है ये भारत के पूर्व में होने पर भी इसको क्या कहा जाता है, इसको वेस्ट बंगाल कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब विभाजन हुआ तो इस तरफ तो बन गया, इस तरफ क्या बन गया, इस तरफ बन गया वेस्ट बंगाल, और इधर बन गया पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल वाला इलाका जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो पूर्वी वाला बंगाल क्या था, पाकिस्तान था, पूर्वी बंगाल क्या बन गया था, पाकिस्तान। और 1971 में भारत ने इसको आजाद करवाया और एक नया देश बना जिसका नाम हम आज कहते हैं बांग्लादेश। लेकिन जो ये इधर था, ये वाला इलाका, ये क्या रहा, अब ये जो पूर्वी बंगाल था ये तो बन गया क्या,
बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश। और जो इधर वेस्ट बंगाल वाला इलाका है ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये पश्चिम में रह गया। तो पश्चिम में रह गया तो हमने इसको क्या कह दिया, पश्चिम बंगाल कह दिया। ठीक, अब देखो जैसे दोस्तों हमने बंगाल विभाजन पढ़ा और विभाजन कैसे कैसे हुआ ये समझा। अब हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन के प्रभाव क्या क्या है। तो जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ दोस्तों, कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया। ठीक है, ये कांग्रेस जो देखो दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अब मैंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे ज्यादा जो एक्टिव थी वो कलकत्ता वाले इलाके में थी। ठीक, तो अभी तक 1905 तक जो कांग्रेस के लोग थे वहां भी हमें दो प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, गरम दल वाले, एक नरम दल वाले। नरम दल वाले यानी उदारवादी लोग, जो वो अनुनय विनय पर क्या करते थे, विश्वास रखते थे। दादा भाई नेहरूजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, गांधी जी हो गए, नरम दल वाले लोग जो ये चाहते थे कि अंग्रेजों से हम बात करें, अनुनय विनय कर समस्याओं का समाधान निकालें। और लाल बाल पाल ऐसे लोग भी थे जो गरम दल वाले थे। और जो नरम दल वाले लोग थे वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि हम क्या करें, स्वदेशी को प्रमोट करें ज्यादा से ज्यादा, या क्या करें, हम बहिष्कार की राजनीति हम ना करें। लेकिन जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो गरम दल वालों को मौका मिल गया कि अभी हम इस स्थिति का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार के मुद्दे को क्या करें, आगे बढ़ाएं। तो 1906 में दोस्तों फिर क्या होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी करते हैं। और इस अधिवेशन में कांग्रेस स्वदेशी सामान को प्रमोट करने का कार्य करती है। ये स्वदेशी सामान को प्रमोट करने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा जाता है, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया जाता है। यानी 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद बहुत सारे स्कूल विद्यालय आदि खोले गए और स्वशासन की मांग। तो ये सारी चीजें यानी कांग्रेस की नीति में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि कांग्रेस की नीति इससे से पहले 1905 तक क्या थी, अनुनय विनय प्रार्थना पर चलती थी। क्योंकि हम देखते हैं उसमें उदारवादियों का ज्यादा वर्चस्व था और उदारवादी यानी नरम दल वाले और गरम दल वाले के बीच मतभेद चलते रहे। और हमें पता है आगे जाकर 1907 में सूरत अधिवेशन में इनके बीच क्या होती है, टकरार हो जाती है, जिससे गरम दल और नरम दल मतलब कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है। पर लेकिन यहां पर इन्होंने, कांग्रेस ने इस नीति को, लेकिन मेरा मानना यह है कि मतलब मेरा मानना नहीं मतलब लेकिन ये जो तुम्हारा 1905 था बंगाल विभाजन, इसके प्रभाव के बाद क्या हुआ कि इसके प्रभाव के बाद कांग्रेस ने भी अपना रुख बदला। ठीक है, ठीक, तो दूसरा प्रभाव क्या रहा बंगाल विभाजन का, दूसरा प्रभाव ये रहा दोस्तों 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। ठीक हो गया, तो ये चीजें रही। ठीक, फिर दोस्तों क्या हुआ कि 1906 में ही अंग्रेजों द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था अरुंडले कमेटी, कि लोगों का इतना विरोध हो रहा है, इसको जानने के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पे एक अरुंडले कमेटी बनाई और जिसने क्या कहा, बंगाल विभाजन को क्या कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। ठीक, तो 1911 में दोस्तों क्या होता है, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत में आगमन होता है और दिल्ली दरबार लगाया जाता है। यह दिल्ली दरबार दूसरी बार लगा था दोस्तों। ठीक, पहली बार दिल्ली दरबार जो लगा था वो 1877 में लगा था। ठीक, और दूसरी बार जो दिल्ली दरबार लगाया गया वो 1911 में लगाया गया। और 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो बंबई पहुंचे पहले जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। तो जब वो बंबई पहुंचे तो वहां पे उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की। फिर दिल्ली आए और जब दिल्ली दरबार लगा तो 1911 में बंगाल के विभाजन को क्या कर रही, रद्द उन्होंने कर दिया। और मतलब 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो वहां पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की गई। और 1 अप्रैल 1912 में फिर दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। तो ये दो चीजें कब हुई, ये हुई दिल्ली दरबार के बाद। ठीक, और बंगाल विभाजन को जब रद्द कर दिया गया तो फिर क्या हुआ, बंगाल को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा और कुछ नए प्रांत बने या हम राज्य बने, हम ऐसा कह सकते हैं, बंगाल, बिहार, ठीक, असम। ठीक, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग करके उड़ीसा बनाया गया, इसलिए हम 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस भी मनाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बंगाल विभाजन के बारे में। एक बार मैं थोड़ा आपको रिवीजन करवा देता हूँ मुख्य फैक्ट। यानी बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, लीड फ्रेजर थे। गृह सचिव कौन थे, तो गृह सचिव थे रिजले। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, 20 जुलाई 1905। और विरोध में कौन से दिवस मनाए गए, शोक दिवस, राखी दिवस, उपवास,
ठीक है, उपवास रखा गया, या मैत्री दिवस या जनएकता दिवस, ठीक। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ, प्रभावी हो गया। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल वाले हिस्से में आए बांग्लादेश और असम का कुछ हिस्सा, और वेस्ट बंगाल वाले इलाके में आए बिहार, उड़ीसा, ठीक, बिहार, उड़ीसा और झारखंड वाला कुछ हिस्सा। जो वेस्ट बंगाल वाला इलाका था वहाँ हिंदू बहुल थे, और जो पूर्वी बंगाल वाला इलाका था वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ठीक। बंगाल विभाजन के प्रभाव, मैंने कहा, कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया, ठीक। जो राजनीति अभी तक क्या थी, अन्य विनय पर चलती थी, उस राजनीति पर उसके बाद अब क्या है, उन्होंने बहिष्कार और तुम्हारे स्वदेशी आंदोलन को प्रमोट करने का काम किया। और दूसरा 1906 में क्या होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक। फिर 1911 में मैंने कहा क्या होता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत आगमन होता है, और इस अवसर पर क्या किया जाता है दोस्तों, बंगाल विभाजन को क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। और 1911 में दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा होती है, जो और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बना दी जाती है, ठीक। और बंगाल विभाजन के बारे में जो है कुछ कथन भी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि बंगाल विभाजन जो था एक निर्मम भूल थी, और तुम्हारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसा कहते हैं कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा। तो दोस्तों आशा है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और जल्दी ही हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको पूरे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। अगर आपको कक्षा या क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।